हेलो गाइस, आज का टॉपिक है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स हम लोग को मालूम है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ नॉन एज प्रोडक्शन। तो ये हम लोग इकोनॉमिक्स में दो तरीके से प्रोडक्शन देख सकते हैं। प्रोडक्शन दो तरीके से देखने का अर्थात ये है कि एक हम लोग क्लासिकल व्यू से देखते हैं और एक न्यू क्लासिकल। क्लासिकल व्यू और न्यू क्लासिकल बताता क्या है कि देखिए, क्लासिकल व्यू बताता है कि जनरली हम लोग प्रोडक्शन किसे कहते हैं कि जब किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन। जैसे हम लोग दूध से दही को बनाना, दही इज द प्रोडक्ट। तो और जो दूध से दही जो बना ये एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्रोडक्शन प्रोसेस। बट नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन बताते हैं कि किसी भी तरह के क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन करने की वजह से अगर उस कमोडिटी का यूटिलिटी यानी उपयोगिता, ज़रूरत बढ़ जाती है तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत हम किसी भी वस्तु का उपयोगिता बढ़ा देते हैं, यानी उसकी नीड को बढ़ा देते हैं, वो हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। तो जनरली ये दो तरीके से, दो इकोनॉमिस्ट के व्यू में, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल व्यूज में हम लोग प्रोडक्शन को जान सकते हैं। पहला हम लोग बताएं कि क्लासिकल प्रोडक्शन क्या है, कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, जब हम लोग किसी भी एक तरह के पदार्थ को, रॉ मटेरियल्स को हम लोग चेंज करके दूसरे फॉर्म में ले आते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। और नियो क्लासिकल कहते हैं कि अगर सिर्फ प्रोडक्शन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर ही नहीं है, इसके अलावा अगर उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी अगर बढ़ती है तो जा करके हमारे लिए वो प्रोडक्शन कहलाती है। ये न्यू क्लासिकल व्यूज है। एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है वो, जो हम लोग पढ़े, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर का स्टेट चेंज हो जाना है, उनकी अवस्थाओं में जो चेंज होना है, जिसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं, ये जनरली तीन तरह के होते हैं: क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और स्पाशियल। क्वांटिटिव क्या होते हैं? क्वांटिटिव होते हैं नॉर्मली हम लोग जब किसी भी एक अवस्था से उसको दूसरी अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो हो जाए, जैसे कि सीड्स इनटू क्रॉप, जो कि हमने यहाँ पे बताया है, सीड्स इनटू क्रॉप। क्वालिटेटिव में बताया है कन्वर्शन ऑफ रॉ गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, किसी भी तरह के रॉ गुड्स से उसको फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, हम लोग जिसको कंज्यूम करने के लिए रेडी है, उस तरह के गुड्स को हम लोग फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। सपोज जैसे मैंने अभी बताया कि दूध से दही बनाना, तो दही डायरेक्टली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, दही को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो दूध जो था वो हमारे लिए रॉ गुड्स था, कच्चा पदार्थ था, और दही जो बना वो फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और थर्ड वन इज द स्पेशल वन, दैट इज स्पाशियल। स्पाशियल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब फिनिश्ड गुड्स होने के बाद उनको एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी फ्रॉम मार्केट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये कहलाता है स्पाशियल, स्पाशियल प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्ट प्रोडक्शन है, इनके चार मेन पार्ट्स हैं। चार मेन पार्ट्स कहने का मतलब चार मेन फैक्टर्स हैं जिनके साथ ही प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज ये प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी संभव ही नहीं है। अगर ये चार फैक्टर्स ना हो तो कहीं भी प्रोडक्शन प्रोसेस संभव नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये चारों फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये इनमें से अगर एक भी अगर मिसिंग रहता है तो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ का एक कोई भी प्रोडक्ट पकड़ते हैं, जिस प्रोडक्ट को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है कि सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, उसके लिए हमें लैंड का होना। तो लैंड जो है, लैंड किसे कह सकते हैं कि लैंड इज, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, लैंड इज रेफर टू द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनी काइंड विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ लैंड का अर्थात ये नहीं है कि हम उससे एग्रीकल्चर करें या यहाँ वहाँ पे हम लोग किसी भी तरह के सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए या फिर फैक्ट्री साइट के लिए लेते हैं, यही सिर्फ हमारे लिए नहीं कहलाता है लैंड का अर्थ। लैंड का मतलब ये भी है कि लैंड के अंदर से जितने भी रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे कि माइनिंग करके, एक्सट्रैक्टिंग करके, फिशरीज है, ये सारा चीज़ जो भी आता है लैंड से, इन सारे लैंड की क्वालिटीज़ को हम लोग लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में ही।
तो लैंड किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग उसको हवा में तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, इसलिए हमें एक लैंड का होना, एक स्पेसिफिक लैंड का होना जरूरी है। तो ये अब इनका कैरेक्टर, ये लैंड कैसे होनी चाहिए, क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले हमारे नेचर ऑफ द गुड्स के ऊपर, हम क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस अवस्था में कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला चीज ये है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर से हमें डायरेक्टली मिला है। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि अपना कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें क्या है, इन्हों हम ये आर्टिफिशियल, इनको हम लोग खुद बनाते हैं, बट लैंड को हम लोग खुद बना नहीं सकते, इसलिए ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और ये मेनली दो तरह के प्रॉपर्टीज को लेकर के आता है, एक लेके आता है फर्टिलिटी को, दूसरा लोकेशन को। फर्टिलिटी यानी अगर हम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में हैं, यानी हम एग्रीकल्चरिंग कर रहे हैं, कल्टिवेशंस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि लैंड कितना फर्टिलिटी है, कि उसमें फर्टिलाइजेशन कितना है। लैंड की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। लोकेशंस, अगर हम फैक्ट्री साइट के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट बैठाने के लिए जा रहे हैं, या मार्केट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें लोकेशंस देखना होगा। जैसे कि सपोज आज एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने दुर्गापुर में है, ये दुर्गापुर में ही क्यों स्थित है, ये चीज कभी हम लोग अगर सोचे तो एक चीज देखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रॉ मटेरियल जो कि इजिली और सामने नजदीक से मिल जाए, दूसरा चीज वाटर सप्लाई, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए तीनों चीज अगर उस लैंड पे, अगर उस लैंड के आसपास से अगर तीनों चीज अवेलेबल है, तो ही जाकर के हम उन चीजों का एक्वाराइजेशन कर सकते हैं या फिर उस लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री को देखें, स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, तो ये हमें पता चलता है कि दुर्गापुर में ही वो क्यों सूटेबल हुआ, क्योंकि देखिए हमारे हमारे पास में दुर्गापुर के नज़दीक में ही हमारा जो स्टील प्लांट है, उसके नज़दीक से ही हमारी रिवर गंगा बहती है, जिससे कि हम लोग अप्रोप्रिएट मात्रा में हम लोग वाटर सप्लाई ले सकते हैं। रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोगों का बगल में झारखंड में छोटनागपुर प्लेट्यू से हम लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल्स, आयरन ओर्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे हाईवेज हैं जो दुर्गापुर से कनेक्टेड हैं। तो ये सारे फैसिलिटी, लोकेशन क्या है कि दुर्गापुर का लोकेशन उस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सूटेबल था, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे ले पाए। तो हम लोग ये दो चीज समझ में आया। लैंड जब भी हम अगर हम प्रोडक्शन यूनिट का काम करने जा रहे हैं, तो हमें दो चीज देखना है। आइदर अगर हम फर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं यानी एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी यानी लैंड की फर्टिलिटी देख लेनी पड़ेगी। और अगर हम प्रोडक्शन यूनिट बैठाने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, सपोज कोई इंडस्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे हमें लोकेशंस देख लेना पड़ेगा कि उस लैंड की लोकेशंस क्या है, जो कि मार्केट्स बहुत दूर ना हो, हाईवेज वहाँ पे इजीली अवेलेबल्स हो। इसके अलावा ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सके, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी मिले, रॉ मटेरियल्स इजीली कलेक्ट हो जाए, तो वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट लैंड होगा। सेकेंड पॉइंट है लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज इन साइज एंड क्वांटिटी। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार या अपनी जरूरतों के अनुसार बढ़ा नहीं सकते या फिर इसे घटा भी नहीं सकते। ना तो इसे हम अपने अनुसार लंबा चौड़ा कर सकते हैं, ना इसको घटा सकते हैं। हाँ, इसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बट उसका साइज को हम लोग कभी भी बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, लैंड इज नॉट पेरिसेबल। पेरिसेबल का मतलब क्या होता है? पेरिसेबल का मतलब होता है जो ध्वंस हो जाए, जो खत्म हो जाए, धीरे धीरे घिस जाए। तो लैंड कभी भी घिसता नहीं है। पावर ऑफ लेबर कैन बी फिनिश्ड। किसी भी, देखिए किसी भी चीज का अंत एक न एक दिन है, बट लैंड का अंत कभी नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए लेबर क्या है, लेबर एक दिन थक जाएगा, काम करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन यूनिट कम करने लगेगा, बट उसको रिन्यूड नहीं किया जा सकता है, लेबर को रिन्यूड नहीं किया जा सकता है। बट लैंड को फिर से रिन्यूड किया जा सकता है। जितना पर हम लोग कल्टीवेट करेंगे, अगर उसकी फर्टिलिटी अगर कम हो जाती है, तो थ्रू फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स हम लोग फिर से उसको, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, लैंड की यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कभी भी पेरिसेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट इसका, लैंड हैज नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी। हम लोग लैंड को मोबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। लैंड को हम लोग कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। लैंड स्टेबल है अपनी ही जगह पे। उसका ऑक्यूपेशनल जरूर शिफ्टिंग होगा, मोबिलिटी है ऑक्यूपेशनल, बट लैंड डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होगा। ऐसे ही लैंड के बाद, ठीक इसी तरीके से लैंड के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा लेबर।
लेबर, लेबर क्या है, जो सेकंड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लैंड, मान लीजिए लैंड हमें मिल गया लेकिन काम करने के लिए लेबर ना मिले, तो लेबर नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन हम लोग कर नहीं सकते। तो लेबर के लिए क्या 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 है, लेबर है एक्चुअल में क्या, तो लेबर क्या है, लेबर रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट इन बोथ द मैनर्स, फिजिकली और मेंटली। लेबर क्या है, एक ह्यूमन एफर्ट है, जो मनुष्य की श्रम लगती, मनुष्य की ताकत है, जो कि दो तरीके से लगाई जा सकती है, दो तरीके से लेबर किया जा सकता है, बाय फिजिकल और बाय मेंटल, या तो मानसिक रूप से करें या फिर हम फिजिकली रूप से करें। तो लेबर मीन्स नॉट ओनली वर्किंग इन द फैक्ट्रीज और माइनिंग और एग्रीकल्चर वर्क्स, बट वर्किंग एज टीचर एंड डॉक्टर। अगर हम फिजिकली करते हैं तो फैक्ट्रीज और माइनिंग और एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, और मेंटली अगर करते हैं तो हम टीचिंग एंड डॉक्टरी या फिर किसी भी तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में जाकर हम लोग लेबर कर सकते हैं। बस ये सारी ही चीज़ लेबर्स में आते हैं। हाँ, लेबर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्किल्ड और दूसरा अनस्किल्ड। स्किल्ड किसे कहते हैं, वर्किंग फ्रॉम मेंटली एफर्ट, जो अपने बुद्धि की क्षमता से काम करते हैं, और अनस्किल्ड उसे कहते हैं जो अपनी शरीर की क्षमता से काम करते हैं, शारीरिक श्रम से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला क्या है कि द वर्कर सेल्स हिज लेबर सर्विस। कभी भी वर्कर अपना सिर्फ सर्विस सेल करता है, खुद को नहीं सेल करता। कोई भी श्रमिक अपना सर्विस सेल करता है, वो जिसमें जो करने की जो क्षमता है, कला है, उन्हें सेल करता है, वो खुद को नहीं सेल कर देता है। सिर्फ वो अपने सर्विस को, अपनी सेवाओं को ही सेल कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, लेबर इज पेरिसेबल। जैसा कि लैंड इज नॉट पेरिसेबल था, लेबर इज पेरिसेबल। क्यों, क्योंकि ये लेबर क्या है, थकता है, अपना काम कंटिन्यूअसली अगर करने के साथ साथ उसमें टायर्डनेस आती है, वो घिसता है, और जैसे जैसे समय बीतता है वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। इसलिए वो फर्दर यूज के लिए हम लोग लेबर को कंट्रोल करके या सेव करके नहीं रख सकते। सप्लाई ऑफ लेबर इज पिक्यूलर। ये क्या है, थोड़ा यूनिक चीज है, पिक्यूलर है। लेबर ऑफ सप्लाई जो क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्यूलर इसलिए कहा गया क्योंकि ये उल्टा रिएक्ट करता है। उल्टा रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हमें, हमारे पास कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत है, अगर हम पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमें इजीली कुछ चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में हम उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, बट लेबर को कभी भी ज़्यादा पैसा खर्च करके हम ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थ्योरी हमने लिखा है कि विथ राइज ऑफ प्राइस सप्लाई ऑफ लेबर इज फॉल एंड वाइस वर्सा। मैंने क्या बताया है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज फॉल, प्राइस के बढ़ने के साथ अगर कीमत बढ़ा दिया जाए, वेजेस बढ़ा दिया जाए लेबर का, तो उनका सर्विस जो है वो कम होने लगता है। और वही चीज अगर हम एंड वाइस वर्सा, अगर उल्टा, जैसे कि अगर प्राइस कम कर दिया जाए तो लेबर हमें ज्यादा मिलता है। तो ये क्या है कि एक उल्टा रिएक्ट करता है, मार्केट के अनुसार उल्टा रिएक्ट करता है। लास्ट, लेबर इज अफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स। हाँ, लेबर को अगर अफेक्टेड या इम्प्लीमेंटेशंस बोला जाए, इन्फ्लेशंस बोला जाए, तो ये सारी चीज़ों को रिएक्ट कराता है लेबर को। तो उनके आसपास के सराउंडिंग्स में लेबर को रिएक्ट किया जा सकता है। जैसे कि लेबर को रिएक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ का एटमोसफियर, वर्किंग कंडीशंस कैसा है, और हेल्थ एंड फीलिंग्स ऑफ वर्कर्स, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर इन चीज़ों में ये जो चार पांच चीज़ें हैं, जैसे कि एटमोसफियर, अगर एटमोसफियर अप्रोप्रिएट नहीं है तो वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे। वर्किंग कंडीशन, माहौल, जिस माहौल में वो लोग काम कर रहे हैं वो माहौल सही नहीं है, आपसी मतभेद वहाँ पे ज़्यादा है, या फिर किसी भी तरह की त्रुटियां वहाँ पे पाई जा रही हैं, तो जाकर के लेबर काम नहीं कर पाएगा। प्लस लेबर का अगर हेल्थ सही नहीं है तो वो ज़्यादा दिनों तक अच्छा सा एफर्ट नहीं दे पाएगा, या फिर उनकी फीलिंग्स अगर ख़राब है, उनकी फीलिंग्स नहीं है, तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये था हमारा लेबर। तो हमने अभी देखा लैंड और लेबर, ये दोनों ही चीज़ों के अभाव में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दोनों इंपॉर्टेंट कितने हैं हमारे लिए। नेक्स्ट इज कैपिटल। द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल गुड्स। अच्छा, कैपिटल का बात सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है मनी, पैसा जितना जमा हो वो कैपिटल है। बट इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। कैपिटल उन्हें कहते हैं जिनका गुड्स, जिस गुड्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज कैपिटल, पूंजी के रूप में जिन गुड्स का यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि कैपिटल इज गुड विच इज प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। जिस वस्तु का उपयोग हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हैं या जिनको हम उत्पादित कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज हमारे लिए
सिर्फ वही चीज़ हमारे लिए कैपिटल कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग मनी को हमने यहाँ साफ साफ लिख दिया, मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स बिकॉज मनी डज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस एनी गुड्स। मनी डायरेक्टली किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकता है, रिसोर्सेज को अचीव करा सकता है। इसलिए मनी को हम लोग फिनेंशियल कैपिटल या फिर फिजिकल कैपिटल कहते हैं, बट कैपिटल डायरेक्टली कहना इकोनॉमिक्स में ये गलत होगा। फीचर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या क्या है, कैपिटल के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो कैपिटल इज प्रोडक्टिव, कैपिटल जरूर प्रोडक्टिव है, इसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे कि एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग वेल्थ के रूप में लेते हैं और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा करके उस प्रोडक्शन से उसकी यूनिट को बढ़ा देते हैं, यानी अपनी कैपिटल को दुगुना तीन गुना करने की क्षमता रखता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मनी मेक्स मनी, पैसा से पैसा बनाता है, पैसा से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाया, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के बाद उनको मैंने मार्केट में सेल किया और उनसे डबल या ट्रिपल मैंने इनकम किया, तो यानी हमारा मनी फिर से मनी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इसलिए इसको बोला गया है प्रोडक्टिव। सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल इज प्रोस्पेक्टिव। कैपिटल क्या है? प्रोस्पेक्टिव भी है। प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संतुष्टि देने वाला, संतुष्टि देने वाला यानी कि संतोष रखने वाला। इसीलिए देखिए हमेशा हम लोग जब भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो लोग अर्निंग्स करते हैं वो थोड़ा बहुत ही हो, जितना भी हो वो सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स किस लिए करते हैं? ताकि उन सेविंग्स का वो बाद में किसी भी अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट कमा सके, यानी कि अच्छा से उन लोग एक्वायर कर सके किसी भी चीज़ को, उस मूवमेंट को। तो इसलिए पीपल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग एन इनकम बाय एक्यूमुलेटिंग कैपिटल। किसी भी कैपिटल को एक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं लोग। थर्ड पॉइंट, कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट लेबर। कैपिटल क्या है? पास्ट, हमारे पास्ट लेबर, हमने जो पुराने समय में या पिछले कुछ दिनों में जो हमने जो लेबर किया है, उस लेबर का, उस श्रम का हमारा रिजल्ट है कैपिटल। क्योंकि हमने जो जो कुछ भी बचाया है वही सारा चीज़ हमारे लिए कैपिटल कहलाता है, फ्यूचर वेल्थ कहलाता है। और कैपिटल इज द टेम्पोररी ओनली। कैपिटल टेम्पोररी है, इसको ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर भी नहीं कर सकते, स्टोर करने से ये बढ़ेगा भी नहीं, इसकी इंक्रीमेंट नहीं होती है, इसलिए इसके इन्वेस्टमेंट खोजता है, ये बहुत दिनों तक रुकता नहीं है। इसलिए कैपिटल रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस बिकॉज इट वियर्स आउट। इसलिए कैपिटल को हमेशा कंज्यूम और डिप्रिशिएट होते रहना चाहिए ताकि इसका वैल्यूएशन रीगेन होता रहे, बढ़ता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा, री मेंटेनेंस नहीं होते होंगे, तो ये कभी भी डायरेक्टली बेसिंग नहीं बढ़ेगा। लास्ट फैक्टर्स जो है एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्शन के लास्ट फैक्टर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर्स में। एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो मैनेजरियल एबिलिटी, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सनालिटी, एक व्यक्ति का अस्तित्व है, एक व्यक्ति की पहचान है जो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को चला सकता है, संगठन को चला सकता है। अब संगठन को चलाने वाले यानी कि वो बोल सकते हैं हम लोग कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं सभी को कंबाइंड करके एक जगह पे एक डायरेक्ट रिजल्ट में कंडक्ट करना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है जो रिमेनिंग थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको एक्वायर करना, एक जगह में इकट्ठा करना, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और एंटरप्रेन्योर कहलाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्तित्व है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? किसी भी तरह का एक व्यक्तित्व है, यानी किसी भी एक व्यक्ति की पहचान है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, यानी उसे चलाता है। मैनेजरियल एबिलिटी है, वो मैनेजमेंट करने की उसकी एबिलिटी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो फीचर एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या चीज़? एंटरप्रेन्योर्स के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो दे मस्ट हैव मैनेजरियल टैलेंट, उनमें मैनेज करने की टैलेंट होनी चाहिए, उनमें सभी चीज़ों को एक जगह संगठित करने की टैलेंट होनी चाहिए। दे हैव टू टेक फिनेंशियल रिस्क, उनमें फिनेंशियल रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम मैनेजमेंट करने जाते हैं, इन सारे कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, लेबर्स को लगाएंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, बट हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्शन हमें सक्सेस दिलाएगा कि नहीं, हमें इनकम कराएगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और इस तरह के रिस्क को उठाने की क्षमता जिसमें होगी वही एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। दे हैव टू बी इनोवेटिव, उन्हें इनोवेटिव भी होना चाहिए, यानी नवीनीकरण। इनोवेटिव का मतलब होता है नवीनीकरण, हमेशा नया कुछ सोचना, क्योंकि मार्केट ह्यूमन वांट्स क्या है ना कि वो बहुत अनलिमिटेड है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं, ह्यूमन वांट्स ऐसा है। तो मार्केट में अगर हम कुछ नया हमेशा नहीं देते रहेंगे तो लोग हमें पसंद ही नहीं करेंगे और हम मार्केट से आउट हो जाएंगे।
इसलिए हमें कुछ हमेशा नया करते रहना पड़ेगा, इसलिए और नया करने के लिए हमें इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव भी होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट, दे आर डिसीजन मेकर, और उन्हें डिसीजन मेकर होना चाहिए, ये नहीं कि डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगा दें। फास्ट क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए ताकि रिजल्ट बहुत जल्दी मिले, और अगर हम डिले करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, तो मार्केट में उन चीज़ों का प्रचलन आगे पीछे भी रह सकता है और उसका इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पे पड़ सकता है। तो ये कुल 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जिसमें हमने बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर जिसे वह कहते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स ही हैं जिनके आधार पे पूरा प्रोडक्शन यूनिट, पूरा प्रोडक्ट, पूरा मार्केट डिपेंड करता है। आगे चल के जो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे वो भी इन 4 फैक्टर्स के आधार पे ही आएगा। तो ये सारा इकोनॉमिक्स का जो मुख्य स्रोत है, वो मुख्य स्रोत यही 4 फैक्टर्स के आधार पे है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन का सभी का फीचर्स आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, आपको पढ़ना है यहाँ से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो आएगी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, दैट इज स्कैरसिटी एंड चॉइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।